नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लास्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, स्कीम से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड, कमिटीज से रिलेटेड, वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सितंबर की न्यूज की, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट रही है। मेरे को एक सजेशन दिया था एक बच्चे ने कि मैम आप पहले क्या किया करिए, न्यूज पढ़ा दिया करिए, देन हमें क्वेश्चन दिया करिए। बट हम क्योंकि इसका रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, देन उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे एज अ न्यूज फॉर्म में, ताकि आपका क्या होता रहे, रिवीजन होता रहे, आप ट्राई करो कि उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन जारी करता है। यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहला है स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व बैंक, दूसरा है विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, तीसरा आपका कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और विश्व बैंक, और अंत में आपका विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक। देखिए, विश्व बैंक तो कॉमन है, ये जारी करता है, इसके साथ इसको जो जारी कर रहा है वो है आपका कौन, WHO। तो WHO के साथ मिलकर के विश्व बैंक ये रिपोर्ट जारी करता है। अब हम इस रिपोर्ट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है और क्या क्या चीजें इसमें शामिल रही हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। साथ ही ये देखा जाएगा अब इसमें कि कितने वर्ग तबके के लोग बहुत अच्छी स्वास्थ्य मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो ले पा रहे हैं, हर तबके के लोग ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, कितनी पहुंच सुनिश्चित हुई है अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ लोगों की, और कौन उससे पिछड़ता जा रहा है, यानी कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो कैसे महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, लोगों तक उसकी पहुंच हो रही है, नहीं हो रही है। इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। और हर देश की सरकार लोगों तक अच्छा स्वास्थ्य ट्रीटमेंट पहुंचाने के लिए क्या कर रही है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारे आयुष्मान जो योजना है वो चलाई जा रही है, इसके लिए कार्य किया जा रहा है, बीमा प्रदान किया जा रहा है। तो इस तरीके के जो कार्य है वो कैसे किस प्रकार चलाए जा रहे हैं। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों, जो हमारी SDGs, कितने गोल्स हैं SDG में, 17 गोल्स हैं टोटल। तो कह रहा है हमारे SDGs के निम्नलिखित 2 संकेतकों का उपयोग करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रगति की जांच करती है। सबसे पहला है UHC सेवा कवरेज सूचकांक, इसमें देखती है। इसमें SDG 3 रेशियो की बात की जा रही है, 3:8:1 स्वास्थ्य सेवा कवर के तहत आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। और दूसरा है आपका आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य, इसी की मैं बात कर रही थी कि आउट ऑफ पॉकेट यानी कि आपकी पॉकेट जितना अलाउ कर रही है उतने में आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है, आप ट्रीटमेंट करवा पा रहे हो, नहीं करवा पा रहे हो, और अगर नहीं करवा पा रहे हो देन इसके बाद सरकार आपकी क्या सहायता करती है, क्या नहीं कर रही है। तो ये आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय है, इसकी बात की जा रही है। यह SDG 3.1.2 विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय के तहत व्यापक स्वास्थ्य व्यय का मापन है। आगे बात करते हैं, रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या थे कि वर्ष 2000 और वर्ष 2021 के बीच जो UHC सेवा कवरेज सूचकांक है वो 45 से बढ़कर के 68 हो चुका है। ठीक है, और वर्ष 2015 में स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में सुधार हुआ है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक जो UHC है इसकी दिशा में अधिक प्रगति की संभावना नहीं देखी जा रही है। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के तहत कवर नहीं की गई आबादी का हिस्सा वर्ष 2000 और वर्ष 2021 के बीच 15% सिर्फ कम हुआ है। ठीक, इसमें वर्ष 2015 के बाद सबसे कम प्रगति देखी गई है। जो सबसे ज्यादा प्रगति हुई थी वो हमारे वर्ष 2015 में हुई थी, लेकिन इसके बाद इस आंकड़े में लगातार गिरावट आई है। कोई प्रगति उतने अच्छे स्तर की हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसीलिए जो हमारा 2030 है, एक तरीके से हम जो पूरा पैरामीटर सेट कर रहे हैं कि 2030 तक इसमें क्या बदलाव हो सकता है, तो उसमें खासा कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई भी अधिक प्रगति की संभावना नहीं है। वर्ष 2021 में जब से कोविड आया इसके बाद स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। महामारी का प्रकोप अपने चरम पर था और इसमें 92% देशों में आवश्यक सेवाएं जो हैं वो बाधित हो गई थी। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द कंट्री आप देखोगे 92% कंट्रीज ऐसी थी जो उस टाइम स्वास्थ्य से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स थी, क्राइसिस थी, उनका सामना कर रहे थे। ठीक है, बहुत अधिक
आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय का सामना करने वाली जनसंख्या का अनुपात अब बढ़ गया है उसके बाद से। गरीब परिवारों में वित्तीय कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ रहा है इससे संबंधित, और इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य पर होने वाला उच्च व्यय है। क्योंकि आज आप देखोगे हर हॉस्पिटल्स में आप जाते हो, आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी, मेदांता हॉस्पिटल था आई थिंक लखनऊ का, तो वहां पर एक व्यक्ति डेथ हो चुका था, 2 दिन से उसको स्ट्रेचर पर लेटा करके रखा हुआ था, फैमिली वालों से मिलने नहीं दे रहे थे, बस एक ऑक्सीजन का वो जो चीज़ें होती है वो लगा कर रखा हुआ था, वो थे वेंटिलेटर पर थे, और वो कह रहे थे कि वो डेड बॉडी तब देंगे जब आप क्या करोगे 5 लाख रुपए पे कर दोगे। और वहाँ पर जो सामने मरीज की फैमिली थी वो ये कह रही थी कि आप 2 दिन जबरदस्ती का पैसा हमसे ले रहे हो, आपने 2 दिन पहले क्यों नहीं बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से घटनाएं हमें देखने को मिलती है, सामने आती हैं। अब यहाँ पर सरकार इनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आ रही है, क्या चीजें कर रही है, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। ठीक है, इसका मुख्य कारण जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य पर आजकल ज्यादा खर्चा होता है, हर एक MRI CT स्कैन कुछ भी आप करवाने जाओ, यहाँ तक कि फीस डॉक्टर्स की आप देखोगे कि 1000 रुपए, और वही डॉक्टर्स जब सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं तो वो ढंग से नहीं देखते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, ये एक एथिकल प्रॉब्लम भी है। आप देखोगे कि वो डॉक्टर जो अपने क्लिनिक पर बैठ रहा है वो बहुत अच्छे से पेशेंट से बात करेगा, और वही डॉक्टर जब अपने सरकारी हॉस्पिटल में होगा तो वो लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। वो क्या कहेगा, टाइम नहीं है, बस आपका पर्चा देखेगा, दवाई लिखेगा एंड आप जाओ। तो ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा हमारी सोसाइटी में इफेक्ट कर रही है। स्पेशली मैं यहाँ इंडिया की बात कर रही हूँ, फॉरेन की नहीं। ये रिपोर्ट जो है आपकी ग्लोबली है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। ठीक, जो प्राय परिवारों को निर्धनता की तरफ धकेल रहा है। अब जब उनके पास पैसा नहीं है, कोई अगर बीमार हो गया है, तो आप देखोगे कि वो अपनी जो भी जमा पूंजी होता है सिर्फ किस पर लगा देते हैं, स्वास्थ्य पर लगा देते हैं, और वो अंत में आप देखोगे कि वो निर्धनता की तरफ बढ़ जाते हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC, इसका अर्थ है कि सभी लोगों को वित्तीय कठिनाइयों के बिना हर साल किस प्रकार की गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच प्राप्त है या नहीं है। इसको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, यही इसका अर्थ है। इससे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से लेकर के रोगों की रोकथाम, उपचार, इलाज के पहले सामान्य देखभाल तक आवश्यक सेवाओं के सभी घटक जो है वो इसमें शामिल किए गए, और इसी के तहत ये रिपोर्ट देखी जाती है आपकी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC इसने शुरू किया है। इसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उन्हें स्किल दिया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि कैसे बच्चों को ट्रीट करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे उन्हें अन्य कोर्स जो है इनरोल करवाने हैं। इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र रख दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? यहाँ पर कह रहा है केवल 1, 2 और 3, 1 और 2 तथा 1, 2 और 3। ठीक है, बात कर लेते हैं हम मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की। तो ये आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही है। ये मानव संसाधन विकास केंद्र का नाम बदल करके ही आपका क्या रख दिया गया था, मदन मोहन मालवीय शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र रख दिया गया था। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि जितने भी आप देखोगे जो उच्चतर संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, वहां पर बच्चों की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो, उनको कैसे अपनी समस्याओं को टैकल करना है, कौन सी फील्ड चुन, इससे संबंधित क्या दिया जा रहा है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो बच्चों को कैसे ट्रीट करें, कैसे उन्हें बताएं, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करें। ठीक है, और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किया गया है। ये तीनों ही ऑप्शन आपके क्या है, पूरी तरीके से सही हो जाते हैं। इस अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पूरा डिटेल में इस मिशन के बारे में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसे उच्च शिक्षा विभागों के तहत शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करने, उनको ट्रेन करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, इसके अनुरूप उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों को क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा कि वो और कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं अपने शिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, इन्हें अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों में 2 वर्षों के भीतर प्रशिक्षण दिया जाना है। ठीक है, मानव संसाधन विकास केंद्र का नाम बदल कर ही मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र रखा गया था। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि आपके वो तीनों स्टेटमेंट क्या थे, पूरी तरीके से सही थे।
नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, द जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? सबसे पहले यूएन वुमेन और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी की गई है। दूसरा कह रहा है कि यूएन वुमेन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई है। तीसरा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई है, या अंत में आपका ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह होगा यूएन वुमेन और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा इसको जारी किया गया है। अब यहाँ पर ये दूसरा विभाग यूएन वुमेन तो कॉमन है, ये तो होगा ही, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने इसे जारी किया, यानी कि ये इवेल्युएट कर रहा है कि महिला और पुरुषों में कितनी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, कितनी महिलाएं जो है वो जॉब पा रही हैं, कितनी महिलाएं अन्य सेक्टर्स में जहां पर पुरुषों के साथ होना चाहिए वहां पर उस स्थिति में मौजूद है या नहीं है, रेशियो कहीं उनका कम तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखेगा कि कितनी महिलाएं अपने पैरों पे यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, वो अर्निंग कर रही हैं, तो ये सारा डेटा वो निकाल करके देगा हमें। ठीक है, तो इसी के बारे में अब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं द जेंडर स्नैपशॉट 2023 में। यूएन वुमेन और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने क्या किया है? प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, अब एसडीजी 1 गरीबी उन्मूलन, अब यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि कितनी महिलाएं जो हैं वो अपनी गरीबी से बाहर निकल रही हैं। तो वैश्विक प्रयासों के बाद वर्ष 2030 तक 340 मिलियन से अधिक महिलाएं और लड़कियां चरम गरीबी में रह रही हैं। अभी ये बताया गया है कि ये डेटा शो कर रहा है, और वर्ष 2030 तक एसडीजी 1 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रगति की जो वर्तमान दर है उसको 26 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब हम जा करके इन महिलाओं को इन स्थिति से बाहर ला सकते हैं। यानी कि यह डेटा हमें कुछ पॉजिटिव चीज नहीं एवं नेगेटिव चीज बता रहा है। हमने बात करी कि कितनी महिलाएं गरीबी से बाहर निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाएं उल्टा गरीबी में जा रही हैं, जिनकी आप देखोगे कि टोटल संख्या कितनी है? 340 मिलियन महिलाएं। एसडीजी 2 भुखमरी, वर्ष 2030 तक लगभग 4 में से 1 महिला और लड़की समस्या का सामना कर रही होगी, भुखमरी का शिकार होगी, और वह अपनी आर्थिक स्थिति को सही से मेंटेन नहीं कर पा रही होगी। कृषि खाद्य प्रणालियों में लैंगिक अंतराल को दूर करने में खाद्य असुरक्षा में कमी भी की जा सकती है। और क्या है, इस लैंगिक अंतराल को दूर करने के लिए जो आपकी खाद्य असुरक्षा है उसमें कमी की जा सकती है, इसको देखते हुए। ठीक, आगे बात कर लेते हैं एसडीजी 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। केवल 60% लड़कियां जो हैं वो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ठीक है, इसमें 57% लड़कों के औसत की तुलना में यह बेहतर है। यदि ऑल ओवर देखा जाए तो लड़कों का औसत कितना है? 57, लड़कियों का औसत कितना है? तो 60% है जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। फिर एसडीजी 10 असमानता में कमी, महिलाएं और पुरुष की तुलना में लैंगिक आधार पर 2 गुना भेदभाव का सामना करती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए हम उनकी तुलना किससे करें? पुरुषों से करें, तो हमें 2 गुना भेदभाव सहन करना पड़ता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना करने की संभावना भी पुरुषों की तुलना में आपको अधिक देखने को मिलेगी। यदि कोई पुरुष है वो डिवोर्सी है तो उसको उतना समाज नहीं कोसेगा जितना महिलाएं अगर डिवोर्सी हैं तो सबसे पहले जो उंगली उठाई जाएगी उसके कैरेक्टर पर उठाई जाएगी। दूसरा बताया जाएगा कि शायद इसी में कोई दिक्कत होगी, भले ही सामने वाले परिवार से कोई प्रॉब्लम क्यों ना आ रही हो, तो हमें ये सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष जो परिणाम है इसकी वजह से आप देखोगे 158 मिलियन महिलाएं और लड़कियां गरीबी रेखा के नीचे जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर यह इसका कारण बताया जा रहा है। आगे बात करेंगे हम दीक्षा प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? दीक्षा शिक्षा, शिक्षा दीक्षा हमें लेनी चाहिए, बात कही जाती थी। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्वास्थ्य से, शिक्षा से, वन से या फिर रोजगार से, या आपका संबंधित है शिक्षा से। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन अपने मौजूदा दीक्षा प्लेटफॉर्म में पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग को एकीकृत कर रहा है, इसलिए चर्चा में था। एनईसीडी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है।
ठीक है। पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग यानी कि PAL एक सॉफ्टवेयर आधारित उपागम है जो क्या करेगा कि छात्र को व्यक्तिगत रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करेगा, इसीलिए इसमें इसको ऐड किया जा रहा है। दीक्षा शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक पहल है, यानी कि किसकी पहल है ये? NCERT की। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें दीक्षा के तहत दी जाने वाली मुख्य सुविधाएं क्या क्या होंगी, सेवाएं क्या क्या होंगी। सबसे पहले यह प्लेटफॉर्म राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो भी स्कूल हैं उनके लिए गुणवत्ता पूर्वक ई पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाएगा, यानी कि जो नहीं ले सकते हैं पाठ्य सामग्री या जिनको कोई दिक्कत है तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह सभी ग्रेड्स के लिए QR कोड आधारित पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध करवाएगा और यह दृष्टिबाधित जो छात्र है इनको स्क्रीन रीडर जैसी सहायक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से उसको शिक्षा दीक्षा देगा, वेबसाइट का उपयोग करवाएगा, यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज इसमें शामिल है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आयुष्मान भव अभियान का घटक नहीं है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभाएं और आयुष्मान सुधार। देखिए आयुष्मान आपके द्वार 3.0 सही है, आयुष्मान मेला व सभाएं आयोजित की गई थी लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, लेकिन आपका आयुष्मान सुधार जो है वो इसके तहत शामिल नहीं है। इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं आयुष्मान भव अभियान। तो ये ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में चलाया गया था, यानी कि गांवों में घर घर तक इस योजना के बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना और उन्हें इस योजना के तहत क्या करना है? शामिल करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य देश के हर गांव कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवा को कवर करना था। यह अभियान प्रमुख 3 घटकों में था। कौन कौन सा? सबसे पहले था आयुष्मान आपके द्वार 3.0। इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत क्या किए गए थे? जो पंजीकृत शेष पात्र लाभार्थी थे उनका आयुष्मान कार्ड बनाया गया था, तो ये किया गया था सबसे पहले। दूसरा था आयुष्मान मेला। इन मेलों में हेल्थ ID बनाई जाएगी और आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो वितरित किए जाएंगे, यानी जहां पर मेला होगा वहां पर लोगों के ID कार्ड और इससे संबंधित कार्ड जो है वो बनाए जाने थे। तीसरा था आयुष्मान सभाएं। इन सभाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं और रोगों के लक्षणों के बारे में जागरूकता प्रदान करी जाएगी। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने देखा, इस पर चर्चा करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।